नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ बिहार के एग्जामों के लिए स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा और यह बिहार के करंट अफेयर्स का पहला क्लास है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी किस प्रकार की चित्रकारी से जुड़ी हैं? मधुबनी चित्रकला से, पट्ट चित्रकला से, वर्ली चित्रकला से, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं आपका कि जो सुभद्रा देवी हैं जिन्हें साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका संबंध जो है वह मधुबनी चित्रकला से है। अब बिहार के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब बिहार से पूछा जा सकता है कि सुभद्रा देवी का संबंध बिहार के किस जिले से है। तो सुभद्रा देवी का जो संबंध है बिहार के मधुबनी जिले से है, मधुबनी जिले से है, और इनका जन्म साल 1941 में हुआ था। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए अन्य चित्रकारी की, तो जैसा कि मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है, आपके बिहार से। पट्ट चित्रकारी की अगर बात किया जाए तो पट्ट चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है। और वर्ली चित्रकारी की अगर बात किया जाए तो वर्ली चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। चुने की निम्नलिखित में से किस प्राचीन साम्राज्य का राजगीर क्षेत्र तक पहुंच नहीं था? चालुक्य का, या बृहदत्त वंश का, या प्रगोत वंश का, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चालुक्य वंश का जो क्षेत्र था वह राजगीर तक पहुंच नहीं था। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब जानते हैं कुछ अन्य के बारे में यहाँ पर। तो आपने पता है कि बिहार में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक, ठीक है, 30 नवंबर से 2 दिसंबर साल 2023 में जो है राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसने किया था? तो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा नालंदा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजन 3 दिवसीय महोत्सव का एक पर्यटन आकर्षण के लिए किया गया था। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि राजगीर महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो राज्य पर्यटन विभाग और साथ ही साथ नालंदा जिला प्रशासन, नालंदा जिला प्रशासन, इन दोनों ने मिलकर किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चालुक्य राजवंश, सोलंकी राजवंश भी एक राजवंश था जिसने उत्तर पश्चिम भारत में वर्तमान जैसे कि गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर 940 ईस्वी से लेकर 1244 ईस्वी के बीच शासन किया। और ये लोग जो थे इनका संबंध जो है वह राजगीर क्षेत्र तक इनका पहुँच नहीं था, जबकि बृहदत्त और प्रगोत वंश का जो क्षेत्र था वह राजगीर तक पहुँच था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित राजगीर महोत्सव के आयोजन के लिए कौन सा विभाग और प्रशासन जिम्मेदार था? तो यहाँ पर पहला दे रहा है आपका कि शिक्षा विभाग एवं पटना प्रशासन, या सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं गया, या पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नालंदा, या यहाँ पर है आपका कि उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन नालंदा ने राजगीर महोत्सव के आयोजन का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया था। तो सही आंसर होता है आपका ए, सॉरी सही आंसर होता है आपका 3, आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके कि पंकज सिन्हा को शास्त्रीय संगीत में उनके काम के लिए, या ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, या अनुराग शर्मा को साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है कि ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होता है आपका 2। जानते हैं इनके बारे में कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं ज्योति सिन्हा। इनको 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर नई दिल्ली में एक भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 2 फैक्ट बनकर आए कि ज्योति सिन्हा का जो है संबंध किस जिले से है, ज्योति सिन्हा का संबंध किस जिले से है? तो ज्योति सिन्हा का जो संबंध है वह मुजफ्फरपुर की है, बिहार के मुजफ्फरपुर की।
मुजफ्फरपुर की। और मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? तो लीची के लिए फेमस है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ किस दिन इनको दिया गया? तो प्रत्येक वर्ष हम लोग जो होता है कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन यह पुरस्कार इनको दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार बिजनेस कॉन्टेंट 2023 में आयोजन के पहले दिन चर्चा के लिए कितने उद्योगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई? 2, 3, 4 या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानते हैं कि दिसंबर 2023 में आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के बिहार बिजनेस कॉन्टेक्ट 2023 के पहले दिन जो है कुल 4 विशिष्ट उद्योगों के लिए चर्चा की प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के अभय कुमार ने किस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करके अपना तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? पहला कह रहा है कि 1 मिनट में 91 विभिन्न देशों के पासपोर्ट की पहचान करना, या दूसरा कह रहा है कि बाजीगरी करते हुए सबसे तेज समय में मैराथन दौड़ना, या तीसरा कह रहा है कि 1 मिनट में 10,000 वर्षों की 19 कैलेंडर तिथियों का उत्तर देना, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इन्होंने तीसरा अपना सफलपूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है, आपका आंसर सही होता है आपका 3 कि 1 मिनट में 10,000 वर्षों की 19 कैलेंडर तिथियों को उन्होंने उत्तर दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिहार के वैशाली जिले के देसरी ब्लॉक के गाजीपुर क्षेत्र के रहने वाले अभय कुमार ने 1 मिनट में जो है कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक 10,000 वर्षों की कुल 19 कैलेंडर तिथियों का सफलतापूर्वक उत्तर देकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के जो अभय कुमार है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है अपना ही, वह उनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वैशाली जिले से है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने सीनेट के सदस्य के रूप में नियुक्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं कि ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को, इनका नाम है रेशमा प्रसाद, तो रेशमा प्रसाद को बिहार के चांसलर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना विश्वविद्यालय सीनेट में सेवा देने के लिए नामित किया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? आपका तीसरा वाला। ठीक है, आंसर है आपका 3। और किनको, मतलब कौन से ट्रांसजेंडर थी? तो उनका नाम क्या था? रेशमा प्रसाद। अब इस तरह से देश की पहली ट्रांसजेंडर सीनेट रेशमा प्रसाद हैं, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से चुनी गई हैं। उन्हें 3 साल के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। अगर रेशमा प्रसाद सीनेट के लिए चुनी जाती हैं तो उच्च शिक्षा में ट्रांसजेंडर छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को अधिक प्राथमिकता के साथ, ठीक है, उनके सामने जो समस्या होंगी उनको सुनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला है कि गया के पटवा समूह के बुनकरों पर आधारित किस वृत्त चित्र ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? आशा के बुनकर, या विरासत के करगे, या भविष्य बुनना, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है कि गया के पटवा समूह के बुनकरों ने आशा के बुनकर के लिए वृत्त चित्र के लिए यूनेस्को का पुरस्कार जीता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि यूनेस्को ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को पुरस्कार दिया, जो कि गया के नज़दीक पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या था? तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है वीवर्स ऑफ होप। इसी को हिंदी में हम क्या कहेंगे? आशा के बुनकर। इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए यूनेस्को का वृत्त चित्र का इसने पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक जो हैं सिंजन चटर्जी हैं। और कहा, मतलब कि सिंजन चटर्जी ने कहा कि यह गया के नज़दीक पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित यह एक कथा पर इर्द गिर्द घूमती फिल्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष स्थान पर रहा? अब यहाँ पे ऑप्शन सिवान जिले का आंध्र ब्लॉक, या कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले का तिरियानी ब्लॉक, या कौसाम्बी जिले का कौसाम्बी ब्लॉक, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में सिवान जिले का आंध्र ब्लॉक जो रहा वह पहली डेल्टा रैंकिंग में ब्लॉक में क्या रहा? शीर्ष पर रहा। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब जानते हैं यहाँ पर कि जोन 6 जो आपका है कि जोन 6 एस्पीरियल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में
शीर्ष पर जिसने नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2023 को जारी किया था। ठीक है, तो इस नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2023 को अपना यह रैंकिंग जारी किया था और इसमें सिवान जिले का आंध्र ब्लॉक जो रहा शीर्ष पर रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मुख्यमंत्री ने बिहटा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया। ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम है और ममता बनर्जी जो है वह वेस्ट बंगाल की सीएम है। और यहाँ पर बिहटा जो पड़ता है वह आरा जिले में पड़ता है, आरा जिले में बिहटा पड़ता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। तो सही आंसर होता है आपका 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कहा गया है कि बिहार में किसे मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नीतीश कुमार को, कर्पूरी ठाकुर को या समीर कुमार महासेठ को या उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो सही आंसर होता है आपका 2। अब यहाँ पे जानते हैं इनके बारे में कि अक्सर लोग इन्हें जननायक के नाम से भी जाना, यानी कि लोगों का नायक के नाम से भी जाना जाता है आपके कर्पूरी ठाकुर को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 कार्यकाल अपना दिए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई गरीबी समर्थक पहल की गई, जैसे कि भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए लक्षित नीतियों को अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से आता है। 35%, 45%, 55%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अकेले बिहार जो होता है पूरे भारत का 45% लीची का उत्पादन करता है। तो सही आंसर होता है 2। और बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो है लीची उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक लीची कहाँ पे होता है, तो भारत में सबसे अधिक लीची जो होता है बिहार राज्य में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे है आपका झारखंड। और विश्व की अगर बात किया जाए तो विश्व में सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो होता है चीन में होता है और दूसरे स्थान पे भारत है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है। गरीब परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, या गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है, तो गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। तो सही आंसर होता है आपका 3। अब यहाँ पे जानते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लक्ष्य है कि 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार का अवसर पैदा करने के लिए प्रत्येक को 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे कितने की, तो ये भी पूछा जा सकता है कितने की वित्तीय सहायता, तो 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें बिहार लघु उद्यमी योजना की भी मंजूरी शामिल है। तो यहाँ पर इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया, तो 9.4 मिलियन लोगों को क्या करना है, स्वरोजगार पैदा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अवैध रेत खनन के खिलाफ हाल ही में कहाँ कार्रवाई हुई जिसके कारण बिहार पुलिस ने रेत तस्करों को गिरफ्तार किया। ऑप्शन है गंगा नदी के पास, सोन नदी के पास, या यमुना नदी के पास, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अवैध रेत खनन के लिए जो है सोन नदी के पास जो हुआ बिहार पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया। तो सही आंसर होता है 2। अब यहाँ पे जानते हैं कि साल 1957 का खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 2006 का पर्यावरण प्रभाव आकलन और 2016 का सतत रेत प्रबंधन दिशा निर्देश और रेत खनन 2020 के प्रवर्तन और निगरानी के दिशा निर्देशों में इनमें से इन लोगों ने क्या किया, इन सारे अधिनियम के तहत इनको पकड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि खनन और खनिज विकास विनियमन अधिनियम कब बनाया गया, तो साल 1957 में बनाया गया था। उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम कब बनाया गया था, तो साल 2006 में बनाया गया था। उसके बाद सतत रेत प्रबंध दिशा निर्देश कार्यक्रम कब दिया गया था, तो साल 2016 में दिया गया था। तो इन सारे कार्यक्रमों की ये लोग उल्लंघन कर रहे थे, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या
कितनी बड़ी है, ठीक है, 20 से 40 तक या 31 से 54 तक या 50 से 70 तक या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जो है 31 से 54 तक बड़ी है, तो सही आंसर होता है आपका 2। अब यहाँ पे जानते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ पर। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह हिमालय के तराइन क्षेत्र में स्थित आपका वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, बिहार के, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जहां पर ठीक है 31 से 54 बाघों की संख्या बड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण करने के लिए कौन सी संस्था अध्ययन कर रही है। ऑप्शन है आपका बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर होता है कि मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण के विश्लेषण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली दोनों साथ मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका 4 कि उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिहार राज्य जो है स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है, तो सही आंसर होता है 3। अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी अवसर पर ठीक है अब यहाँ पे बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार अपने स्टार्टअप क्षेत्र के साथ मिलकर विस्तार करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को, और इसी दौरान यह घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार पर्यटन नीति 2030 के तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावित अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर है कि 50 करोड़ के लिए 50 करोड़ से अधिक निवेश के लिए प्रस्तावित अधिकतम पूंजी जो सब्सिडी निर्धारित की गई वह 25% निर्धारित की गई। तो सही आंसर होता है आपका 2। अब यहाँ पे जानते हैं कि बिहार पर्यटन नीति 2023 क्या कहता है। तो रुपए तक के निवेश तक 30% की पूंजीगत सब्सिडी 10 करोड़ है। उसके बाद 50 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर कहा गया कि 50 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 25% है। 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए 25% से अधिक यानी कि 25 करोड़ रुपए तक रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 2023 में बिहार में नए वाहन पंजीकरण में कितने प्रतिशत वाहन EV वाहन में शामिल थे। 5%, 6% या 7%। तो EV वाहन में जो शामिल थे साल 2023 में पंजीकरण के लिए 7% वाहन शामिल थे। तो सही आंसर होता है आपका 3। आज के करंट अफेयर्स का इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 में निवेशकों के लिए कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन शामिल नहीं है। ऑप्शन है कि भूमि परिवर्तन शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति यह शामिल है। दूसरा कह रहा है कि 5 साल तक वाणिज्य संचालन पर वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति यह भी शामिल है। तीसरा कह रहा है कि नई पर्यटन इकाइयों के लिए 3 वर्ष तक विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला जो है वह शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका तीसरा वाला शामिल नहीं है। तो सही आंसर होता है 3। तो दोस्तों यह बिहार से संबंधित कुछ स्पेशल बिहार के करंट अफेयर्स रहे जो कि आपके टियर 3 टियर 4 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।